सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। सभी लोग लाइव फटाफट आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी ज्योग्राफी की टॉप 25 जो एमसीक्यू क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये प्रोग्राम आपका डेली बेसिस पर होता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए, वीडियो को शेयर करिए, तथा जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने 25 प्रश्न में से पहला प्रश्न इस प्रकार है। हर प्रश्न के लिए आपको लगभग 10 से 20 सेकंड का समय मिलेगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। भारत से प्राप्त पूरा चुंबकीय परिणामों ने संकेत दिया है कि अतीत में भारतीय भूभाग स्थानांतरित हो जाएगा। किस ओर स्थानांतरित हो जाएगा? भारत से प्राप्त पूरा चुंबकीय परिणामों ने संकेत दिया है कि अतीत में भारतीय भूभाग स्थानांतरित हो जाएगा। उत्तर की ओर जाएगा, दक्षिण की, पूरब, पश्चिम? बताइए आंसर। तो ये उत्तर की ओर हो जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। पूरा चुंबकीय परिणाम या पूरा चुंबकत्व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति है। भारत के संबंध में यह परिणाम और भारतीय भूभाग को इंगित करता है कि उत्तर की ओर भारत बढ़ रहा है। 300 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेटें जो कभी पैंजिया का हिस्सा थी और जो कि एक महाद्वीपीय क्षेत्र था, मतलब कहने का मतलब है कि उत्तर की ओर इसलिए झुक जाएगा क्योंकि देखा जाए तो भारत पहले दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा था, और भारत पहले दरअसल में अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ और यूरेशियन प्लेटों से टकराया, एशिया के दक्षिण भाग से टकराया, और इसलिए आज भी ये हिमालय पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत के एरिया में ये प्लेटें टक्कर मारने का प्रयास कर रही हैं, और हर साल हिमालय के क्षेत्र में ऊंचाई के आधार पर पहाड़ों में वृद्धि हो रही है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है कुछ इस तरीके से। क्या आंसर होगा बताइए। निम्नलिखित में से 1, 2, 3, 4 चिन्हित स्थानों पर ज्वारीय बंदरगाह को दर्शाने वाला स्थान है। मतलब ये कह रहा है कि एक 2, 3, 4 ये 4 बंदरगाह के स्थान हैं। इनमें से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो ज्वारीय बंदरगाह चौथा है, ज्वारीय चौथा है, और ये बंदरगाह गुजरात में है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे है। तो देखिए मानचित्र पर चौथा बिंदु गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह है, जो कि एक उच्च ज्वारीय बंदरगाह है। तीसरा बिंदु केरल में स्थित है जो कोची है, और दूसरा बिंदु उड़ीसा में है जो पारादीप बंदरगाह को इंगित करता है। पहला बिंदु कलकत्ता बंदरगाह है। एक्चुअल में ये कलकत्ता बंदरगाह नहीं है, इसे कहते हैं हुगली बंदरगाह, क्योंकि कलकत्ता में कोई बंदरगाह ही नहीं है, हुगली नदी पर बसा हुआ बंदरगाह ही हुगली बंदरगाह कहलाता है, ठीक है। हुगली नदी के किनारे बसा, हालांकि उसको कलकत्ता बंदरगाह भी कह देते हैं। बंदरगाह दो तरीके से होते हैं, एक बंदरगाह कृत्रिम होता है, एक आपका प्राकृतिक होता है। तो ज्वारीय बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं जो कृत्रिम बंदरगाह होते हैं, वो सॉरी प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने इस तरीके का है। निम्नलिखित में से किस एक फसल का भारत के संबंध में कुल उत्पादन के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम है? निम्नलिखित में से किस एक फसल का भारत के संबंध में कुल उत्पादन के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम है? चावल का कम है, कॉफी का कम है, रबड़, गेहूं अच्छा खासा भारत में होता है, रबड़ सबसे ज्यादा केरला में होती है, गेहूं यूपी में होता है, कॉफी भी अच्छी खासी भारत में होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं चावल भारत का होता है, लेकिन चावल भारत में कम होता है, और समय समय पर भारत को चावल का आयात करना पड़ता है। यही आंसर सही है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कुल उत्पादन की तुलना में चावल का कम उत्पादन होता है। संबंधित फसल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, उच्च प्रति व्यक्ति खपत, और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप का होना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शायद टेम्परेचर या और वायु दाब यहाँ उस तरीके का ना हो, इसलिए भी ऐसा हो सकता है, या खपत ज्यादा हो सकती है इसलिए भी ऐसा होता हो, या जमीन के आधार पर प्रति हेक्टेयर में चावल का कम उत्पादन होता हो। तो देखिए जमीन के आधार पर प्रति हेक्टेयर में चावल का उत्पादन कम होता है, ये भी सही है, लेकिन इससे ज्यादा ये सही है कि भारत में प्रति व्यक्ति खपत चावल की ज्यादा है, क्योंकि भारत की खाई जाने वाली फसल दो हैं, गेहूं और चावल। तो गेहूं तो अच्छा खासा भारत में होता है, लेकिन गेहूं ओवरऑल चावल की तुलना में कम खाया जाता है, इसलिए चावल का हमें आयात करना पड़ता है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए, चौथे पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल द्रव्यमान का हिस्सा था जिसे कहा जाता था
क्या कहा जाता था? जुरासिक लैंडमास, आर्यवर्त, इंडियाना, गोंडवाना महाद्वीप। तो दरअसल में पहले इसको कहा जाता था गोंडवाना महाद्वीप, और दरअसल में जो गोंडवाना महाद्वीप था इसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना क्षेत्र या गोंडवाना लैंड या गोंडवाना महाद्वीप वही है जब पृथ्वी के दो महाद्वीप होते थे। उत्तरी महाद्वीप को कहते थे लॉरेंसिया और दक्षिणी महाद्वीप को हम कहते थे गोंडवाना महाद्वीप। और उसी गोंडवाना महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप था, और उसी अफ्रीका के हिस्से से हम टूट कर बने हैं मुख्यतः भारत। और वो भारत जब टूटा तो वो पूरा धीरे टूटते टूटते यूरेशियन प्लेटो से जाकर टकराया। इसका आंसर है डी। तो एक बार हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल रूप से गोंडवाना महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप शामिल है। इसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में विभाजित किया जाता है, जो अंततः यूरेशियन प्लेट में विलय हो गया। अब ये यूरेशियन प्लेट में विलय हुआ, मैंने आपको बताया था, टक्कर मार दिया तो भारत अब यूरेशियन में प्लेट में विलय हुआ। चलिए अब चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक स्थापित वायुस्फीयर रिजर्व से संबंधित नहीं है? तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्फीयर है। सुंदरबन तो बिल्कुल है, नंदा देवी में है, कच्छ की खाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर यही सही है, कच्छ की खाड़ी। तो एक बार देखते हैं कैसे। भारत में स्थापित सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व में कच्छ की खाड़ी है, सुंदरबन, ग्रेट निकोबार और नंदा देवी में भारत में कुल जीव मंडल की सूची में है। सेचलम पहाड़ियां, मन्नार की खाड़ी, देहांग या देवांग, अगस्त्य मलाई, अचानक कमार, अमरकंटक, ये सूची में आदि आती हैं। ठीक है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बताइए आंसर। 6 का क्या होगा? तो निम्नलिखित में कौन सी पर्वतमाला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, अरावली एक में नहीं फैली है, अरावली कहीं में फैली है। सतपुड़ा, ये भी कहीं में फैली है। ये सह्याद्री, सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहते हैं। अजंता, अजंता केवल एक ही फैली हुई, इसका मतलब सी, अजंता केवल महाराष्ट्र में फैली है। देखते हैं, सभी दी गई श्रेणियों में अजंता श्रेणी ही सबसे छोटी है और भारत के एक राज्य महाराष्ट्र में फैली हुई है। बाकी 3 रेंज है, अरावली गुजरात में है और राजस्थान में। आज के दौर में गुजरात राजस्थान में है, लेकिन पहले ये हरियाणा दिल्ली तक थी। सह्याद्री रेंज जिसे पश्चिमी घाट कहते थे, इसे महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, केरला में भी है और आपके गुजरात के एरिया में भी टच करती है। सतपुड़ा रेंज मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका कुछ एरिया इसका हल्का फुल्का यूपी का पाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां क्वेश्चन बताइए, अराकान योमा स्थित हिमालय का विस्तार है। अराकान योमा, अराकान योमा जो है वो दरअसल में बर्मा में पाए जाने वाले हिमालय को कहते हैं। कहां पाए जाते हैं? बर्मा में पाए जाने वाले हिमालय को कहते हैं। तो बर्मा का नाम इस समय क्या है? म्यांमार। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठ का क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर से दिल्ली होते हुए कोलकाता जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को नामांकित किया जा सकता है। अमृतसर से दिल्ली होते हुए कोलकाता को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या कहते हैं? अमृतसर से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली, ठीक है, अमृतसर से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा, ठीक है, दिल्ली से आगरा, आगरा से कानपुर, आगरा से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद और इलाहाबाद से आपका हो जाएगा कलकत्ता। ये पूरा रूट है, इसे कहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 2, NH2, NH2, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, एक बार व्याख्या पढ़ लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अमृतसर से दिल्ली होते हुए कोलकाता तक 1465 किलोमीटर तक लंबा है। यहां सीधे सीधे दे दिया मैंने, कुछ बीच के शहर बता दिए। इस राजमार्ग को ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल, ये शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण किया गया था। दरअसल में ये पहले लाहौर से कलकत्ता था, लेकिन अब लाहौर चला गया कहां? पाकिस्तान में। तो लाहौर के नजदीक अमृतसर है जो इंडिया में है, इसलिए अब इसको अमृतसर से कलकत्ता कहा जाता है। पहले ये लाहौर से कलकत्ता था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका 8वें का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में एक चित्र दिया है, पढ़िए। नीचे दिए गए जम्मू एंड कश्मीर के मानचित्र का परीक्षण कीजिए। 1 2 3 4 चिन्हित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनको हम किस किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर है ये। आंसर बताइए।
अब एक नंबर यहां है, ये ऊपर, ये एक नंबर है, ये एक नंबर बताना। मैं थोड़ा सा कलर ये डार्क ले लेता हूं। ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, ये तीन नंबर है, और ये चार नंबर है। एक्चुअल में ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। तो दरअसल में ये कुछ इस तरीके का है, मैं आपको अभी थोड़ा समझाता हूं, इसको हटा देता हूं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो पहले मैं जम्मू एंड कश्मीर बनाता हूं। जल्दी से फटाफट एक बार लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है, अब इसमें से बना दिया लद्दाख। अब दरअसल में ये एरिया हो गया लद्दाख, ठीक है। अब इसमें से ये लद्दाख एरिया हो गया, कोई नो डाउट। तो इसका मतलब ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया जम्मू एंड कश्मीर है, और इधर वाला एरिया आपका लद्दाख है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर जो पीओके का एरिया है, ये जो एरिया, इसको कहते हैं पीओके, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और मैं इसको पीला पीला कर देता हूं, ये सब एरिया को मिलाकर दिया हुआ है। उसमें पुराना डेटा दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें मैप में चित्र पहचानने कौन सी हिमालय की श्रृंखला है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, ऊपर सबसे ऊपर है, ये एक नंबर दिया, ये काराकोरम है। तो काराकोरम किसमें आ रहा है? बी में भी है, सी में भी है, ठीक है। अब दो नंबर पर देखा जाए, तो दो नंबर पर आपका यहां जास्कर है, यहां लद्दाख है। तो लद्दाख श्रृंखला इसके बाद आती है। तो एक पर आपके सबसे ऊपर काराकोरम, फिर जास्कर, ठीक है। तो काराकोरम और जास्कर, तो इसका मतलब सी सही है। पहला काराकोरम है, दूसरी जास्कर है, फिर पीर पंचाल है, और उसके बाद फिर लद्दाख है, सबसे नीचे लद्दाख आती है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसमें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बताइए 10 का। नीचे दिए गए मानचित्र में चिन्हित चार स्थानों, नीचे दिए गए मानचित्र में चिन्हित चार स्थानों में तीन स्थानों में उन स्थानों को इंगित किया गया है जहां थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। जल विद्युत परियोजना के स्थान को चिन्हित किया गया है, बताइए कौन से स्थान पर है। तो एक नंबर, एक नंबर, दो नंबर, ये एक नंबर आपका महाराष्ट्र में है, दो नंबर आपका तमिलनाडु में है, तीन नंबर आपका मध्य प्रदेश में है, और चार नंबर आपका ये यूपी में है। पूछ क्या रहा है? नीचे दिए गए मानचित्र में चिन्हित चार स्थानों में से तीन स्थानों ने उन स्थानों को इंगित किया है जहां थर्मल पावर स्टेशन है। जल विद्युत परियोजना के स्थान को चिन्हित, यानी जल विद्युत परियोजना स्थान पूछ रहा है, तो वो स्थान होगा दूसरे नंबर पर, ये सेकंड वाला। कैसे होगा जरा देख लेते हैं एक बार। तीन, एक मिनट, मैंने कौन सा बताया था? सी होगा, सॉरी मैंने बी लगा दिया था, यानी तीसरा वाला एमपी के आसपास का, ठीक है। चलिए कोई नहीं, व्याख्या तो आपको बतानी है। तो सी वाला सही है। तीन जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित एक जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। नागार्जुन सागर में है। जल विद्युत शक्ति, जो जल विद्युत शक्ति की अल्पावधि है, यह बिजली उत्पादन के तीन प्रमुख प्रकारों में से एक है, ठीक है। तो यह आंध्र प्रदेश में आती है, यही मेन है। तो इसका आंसर होगा सी। 11वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी तीन बार दो धाराओं में व्यक्त हो जाती है? कौन सी नदी है? और कुछ मील आगे फिर से मिल जाती है। इस प्रकार श्री रंगपत्तनम, श्री समुद्रम और श्री रंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये नदी और कोई नहीं है जो भागों में डिवाइड हो जाती है, वो है कावेरी। इसका आंसर है कावेरी। कैसे जरा देख लेते हैं। तमिलनाडु के पूर्वी भाग में स्थित शिव समुद्रम, श्री रंगपत्तनम, श्री रंगम द्वीप कावेरी नदी द्वारा निर्मित हैं। यह नदी तीन बार मिल जाने के लिए दो धाराओं में बहती है और ये द्वीप बनाती है, द्वीपों का निर्माण करती है। इसलिए इसका आंसर होगा कावेरी नदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वां बताइए, 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व अन्य तीन राज्यों की तुलना में बहुत कम है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? एक बार गैस करेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम।
कैसे होगा जरा देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में 1991 की जनगणना का घनत्व 57 कम है। नागालैंड का जनसंख्या घनत्व 75% के आसपास है। मेघालय का 79% है। मणिपुर का 82% है। तो सबसे कम किसका है? सिक्किम का। 13। भारतीय संदर्भ में डी नोटिफाइड ट्राइबी शब्द का अर्थ है जनजातियां जो मूल निवासी हैं, खानाबदोश जो जनजातियां हैं, झूम खेती करने वाली जनजातियां हैं, या फिर वे जनजातियां जिन्हें पहले आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका मतलब वे जनजातियां जिन्हें पहले आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर टी। एक बार देख लेते हैं इसको। गैर अधिसूचित जनजातियों को भारतीय संदर्भ में आपराधिक जनजातियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। इन जनजातियों को मूल रूप से 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत वर्गीकृत किया गया था और उन्हें गैर जमानती अपराधों के व्यवस्थित आयोग के आदि के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, गर्मी के मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान और निम्न दबाव हिंद महासागर से हवा खींचता है जिससे हवा चलती है। यह दक्षिण पूर्व मानसून की वजह से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है, व्यापारिक हवाओं की वजह से हो सकता है, या पश्चिमी हवाओं की वजह से होता है? बताइए। ये दरअसल में होता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब सागर से चलती है। कैसे, जरा देखते हैं। गर्मी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में कम दबाव और तापमान में तेजी से वृद्धि हिंद महासागर में हवा खींचती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून की ओर ले जाती है। मानसून का यह आगमन भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। चलिए, ये था आपका 14वां क्वेश्चन। 15वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछी गई है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सेंट्रल पीक, नाम भी दे दिया। तो ये पड़ती है आपकी ग्रेट निकोबार में, मध्य निकोबार में, उत्तरी अंडमान में। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर है उत्तरी अंडमान। मतलब अंडमान में भी दो बड़े भाग हैं, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। ठीक है, तो सैंडल पीक अंडमान समूह की सबसे ऊंचा स्थान है जिसका क्षेत्रफल है 1317 वर्ग किलोमीटर और 732 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और जो उत्तरी अंडमान द्वीप में पाई जाती है। क्योंकि अंडमान के भी अलग अलग भाग हैं, अंडमान और निकोबार दो द्वीप हैं, अंडमान के 4 भाग हैं और निकोबार के 3 भाग हैं। अभी कथन वाले प्रश्न है, बताइए। मैग्रोन कुछ समुद्री तटों की सीमा से लगे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बहुत विशिष्ट वन परिस्थितिकी तंत्र हैं। ठीक है, इसका कारण है वे तटरेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा किए गए अतिक्रमणों के विरुद्ध दीवार के रूप में कार्य करते हैं। अब इसमें से कथन बताना है कि दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। एक सही है, एक गलत है, दोनों असत्य हैं। बताइए। तो इसका आंसर है बी, ये दोनों सत्य हैं, लेकिन इनका एक दूसरे से आपस में कोई संबंध नहीं है। कैसे, जरा देखते हैं। दिए गए दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण दिए गए कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, और सही विकल्प है बी, मैग्रोन विशिष्ट वन है जिनमें तटरेखा के स्थित उचित स्तरीकरण के लिए महान परिस्थितिकी तंत्र शामिल है। मैग्रोन तटरेखाओं को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान एवं समुद्र के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ आदि के रूप में बचाव के रूप में काम करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 16वें का। 17वां देखते हैं। 17वें में सूची मिला नहीं है आपको। तो मैग्नीज जो है ज्यादातर पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, और निकिल ज्यादातर पाया जाता है उड़ीसा में ही। लेड जिंक ज्यादातर पाया जाता है, एक मिनट, ये मुझे लग रहा थोड़ा गलत हो गया है। सूची सही करें। हाँ जी, मैग्नीज, तो मैग्नीज सबसे ज्यादा कोड का प्रयोग करना। ठीक है,
यार ये तो मिले हुए ना मुझे लग रहे हैं, ये पहले ही से ही मिले हैं। तो मैग्नीज मध्य प्रदेश, निकिल उड़ीसा, जिंक राजस्थान, और ये आपका मीका आंध्र प्रदेश। सही है, ये बिल्कुल सी वाला सही है, बिल्कुल मिले हुए हैं। अब जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैग्नीज जो है एस्क है, ये सबसे ज्यादा कर्नाटक में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में पाया जाता है। निकिल के बड़े उत्पादन जो होते हैं, निकिल ज्यादातर पाई जाती है वो झारखंड में, उड़ीसा में पाई जाती है। जिंक और लेड ये दोनों जो हैं वो राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में अधिक होते हैं, जबकि राजस्थान में जिंक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और मीका जो पाया जाता है विशेषकर, ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होता है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब 18वां देखते हैं। 18वें में भी हमें सुलेमित करना है, सही सुलेमित बताना है। इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन, सवरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसका सही आंसर है, सही सुलेमित करना है, पहला ही वाला सही है, इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन है, बाकी ये सुलेमित नहीं है। देखते हैं, पहले को छोड़कर सभी विकल्प सही सुलेमित है। ठीक है, इडुक्की केरल में स्थित जल विद्युत परियोजना है, केरल में स्थित कैसी जल विद्युत परियोजना है। सवगिरी पंबा काकी नदी केरल पर आधारित एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। घाट प्रभा कर्नाटक में एक सिंचाई परियोजना है जो घाट प्रभा घाटी के नाम से भी जानी जाती है। और रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना भी बनी है। इसलिए 18वें का ए सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन किसके कारण होता है? जलीय मैक्रोफाइट्स के कारण, जलीय कवक के कारण, अवशिष्ट के कारण या बाष्पीकरण के कारण? तो ये अवशिष्ट के कारण होता है। तो एक बार व्याख्या पढ़ते हैं। अवशिष्ट, जिन्हें अवशिष्ट जल या औद्योगिक जल भी कहा जाता है, इसका मुख्य कारण जल के भौतिक रासायनिक गुणों को बदलना। इसका उपयोग बायोफिल्टर में मौजूद बैक्टीरिया को खिलाने के लिए किया जाता है, इसलिए बाकी विकल्प वनस्पतियों और जीवों से संबंधित हैं। इसलिए 19वें का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से आंसर लगा लीजिए इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताइए 20 निम्नलिखित में से कौन बराक घाटी के लिए महत्वपूर्ण फसल है? तो बराक घाटी में सबसे ज्यादा होता है गन्ना, शुगर कैन। कैसे गन्ना यहां सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं। 6,922 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बराक घाटी में असम के दक्षिण, मतलब ये असम के एरिया में पाया जाता है और असम में दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इस घाटी में इसकी महत्वपूर्ण फसल के रूप में इसे उगाया जाता है। ठीक है, और यह भारत के चाय निर्यातक के चौथे स्थान पर होने के लिए जाना जाता है। सॉरी, मैंने शायद गन्ना बोल दिया था, इसका आंसर गन्ना नहीं चाय है। ठीक है, तो याद रखना इसका, क्योंकि असम से रिलेटेड है, गन्ना मुंह से निकल गया होगा, इसका आंसर होगा आपका चाय। तो ये 20वां क्वेश्चन था। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे सामने, उन पर विचार करना है। वनीकरण और बंजर भूमि का विकास, मौजूद जंगलों में वनों की कटाई और पुनः वृक्षारोपण, लकड़ी के विकल्प को बढ़ावा देना और अन्य प्रकार के ईंधन की आपूर्ति करना, कीटनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना ताकि कीटों और कीड़ों के कारण होने वाली गिरावट से वन क्षेत्र के नुकसान को रोका जा सके। ये 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में शामिल है सारे पॉइंट, जो मैंने आपके 4 पॉइंट पढ़े। अब इसमें से ये कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के आधार पर ये कौन कौन से सही है। ठीक है, तो हमने पहला पढ़ा, तो क्या पहला सही है? तो बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल सही है, वनीकरण और बंजर भूमि का विकास। दूसरा, मौजूदा जंगलों में वनों की कटाई पुनः प्रक्षोपण, बिल्कुल सही है। लकड़ी के विकल्प को बढ़ावा देना, तो लकड़ी के विकल्प को बढ़ावा नहीं देना, ये गलत, ये लकड़ी के विकल्प को बढ़ावा देना और अन्य प्रकार की ईंधन की आपूर्ति करना, मतलब इसको बढ़ावा देने का मतलब है ज्यादा वनों का विकास करना। चौथा वाला गलत है, इसका मतलब कीटनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना ताकि कीटों और कीड़ों के कारण होने वाली गिरावट से वन क्षेत्र के नुकसान को रोका जा सके। तो डी वाला सही। ठीक है, डी वाला आपका आंसर सही है। 22वां क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आवासीय भारत में प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। भारत में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। ठीक है,
अब इसके आधार पर आपको आंसर देना है। भारत में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। आवासीय भवनों में गर्म पानी की आपूर्ति करें, लघु सिंचाई परियोजना के लिए जलापूर्ति करें, स्ट्रीट लाइटिंग प्रदान करें, गांव और छोटे समूह के विद्युतीकरण के से संबंधित। अब ये ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो है सभी सही है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये चौथा वाला आपका, वो सॉरी पहला वाला आपका सही है, क्योंकि विकल्प कभी कभी चेंज हो जाते हैं। तो देखिए ए पढ़ लेते हैं। सौर ऊर्जा भारत में उपलब्ध काफी दक्ष तकनीकी है। यह उपयोगकर्ता को गर्म पानी की आपूर्ति, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए पानी की आपूर्ति, छोटे शहरों के समूह को विद्युतीकृत करने और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तेईसवां क्वेश्चन, कोयले की स्थानीय आपूर्ति किसके लिए उपलब्ध है? नहीं है। मतलब कोयले की स्थानीय आपूर्ति किसके लिए उपलब्ध नहीं है? कौन सा शहर है ऐसा? बताइए। तो कोयला कहां नहीं है? नहीं वाला जमशेदपुर में अच्छा खासा होता है, भद्रावती में भी होता है, भिलाई में हो सकता है, लेकिन दुर्गापुर में नहीं होता। दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और ज्यादातर ये आपके जो स्टेट पड़ते हैं वो पड़ते हैं झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। भद्रावती में विश्व सुरैया आयरन स्टील एंड प्लांट कोयला उत्पादक क्षेत्र के बाहर स्थित है, और इस कारण इस संयंत्र के लिए स्थानीय कोयले की आपूर्ति संभव नहीं है। महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस लौह और लौह इस्पात संयंत्र को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो भद्रावती इसका आंसर नहीं है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब चलते हैं अपने 24वें प्रश्न की तरफ। पहले पढ़ते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है? उत्तर पश्चिमी भारत और गंगीय पश्चिम बंगाल में, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, पश्चिम और दक्षिणी भारत में, या उत्तरी भारत के मैदान में। तो सबसे ज्यादा भारत में कपास कहां से होता है? कपास कहां होगा, कॉटन कहां होता है? ठीक है, तो बताइए आंसर। तो भारत में सबसे ज्यादा कपास होती है तो पश्चिम में या फिर दक्षिण में। ठीक है, और विशेषकर सबसे ज्यादा कॉटन भारत में पाई जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, तो उस आधार पर भी बिल्कुल आंसर सही है। तो बी आपका सी वाला आंसर सही है। एक बार पढ़ लेते हैं व्याख्या। गुजरात और महाराष्ट्र भारत में कपास के मामले में सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, अतः दिए गए अनुसार के अनुसार भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिम भागों में स्थित है। महाराष्ट्र में 26.63 और गुजरात में 17.67, आंध्र प्रदेश में 13.75 और मध्य प्रदेश में लगभग 12, मध्य प्रदेश में लगभग जो होता है वो 11.75% के लगभग होता है। तो 4 अग्रणी राज्य हैं, पहला महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, लास्ट प्रश्न एक बार पढ़ते हैं। आप आसपास कुछ जिज्ञासु डेन देख सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि डेनिस चौकी हुआ करती थी। यह विभिन्न शहर, अपने किले, एक सुंदर चर्च और न्यू जेरूसलम खाली सड़कों और सुनसान समुद्र तट के साथ विचित्र रत्न है। इस उद्धरण में उल्लिखित स्थान निम्न पर है। ये कहां स्थित है जिसके बारे में बताया गया है? ठीक है, इस पॉइंट के बारे में, इस स्थान के बारे में बताया गया, वो कहां है? ये तमिलनाडु तट पर है, ये केरल तट पर है, ये कर्नाटक तट पर है, या फिर ये गोवा तट पर है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट करिए। तो ये आंसर आपका और कहीं नहीं है, तमिलनाडु तट पर है, तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऊपर दिया गया प्रश्न 1778 में तमिलनाडु के थारंगबाड़ी के तटीय शहर में खाली समुद्र तट पर चर्च न्यू जेरूसलम को संदर्भित करता है। इसे 1718 ईस्वी में रॉयल डेनिश मिशनरी, इनका नाम है रॉयल डेनिश मिशनरी मार्थोलॉबिस विश्लेष द्वारा बनाया गया था। इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। आई होप आप लोगों को ये
25 प्रश्न बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारी चीज समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और वहां पर भी एक ऑप्शन आता है ऑल नोटिफिकेशन का, तो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल में इतना ही। हम लोग एक नई वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।